Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बारा। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस क्लेम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि किस तरीके से स्टॉक इंश्योरेंस के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स में अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते हैं, है ना। स्टेप 1 में हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाया था, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट किया। देन स्टेप 2 में आपने लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है, स्टॉक की हानि निकाला। देन थर्ड स्टेप में हमने देखा अमाउंट ऑफ क्लेम। अगर आपका औसत वाक्य लागू होता है, इफ़ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल देन वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है, हमें उसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है तो स्टेप 2 का जो आपका लॉस ऑफ स्टॉक है वही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाता है। फाइन, इतना हम स्टडी कर चुके हैं। इस पर बेस्ड हमने 2 प्रॉब्लम्स भी किए। अब बच्चों, हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम की थी। अब हम इसमें एक नई चीज़ पढ़ेंगे। मैंने आपसे इस बारे में बताया था कि पुअर सेलिंग लाइन, है ना, कम बिक्री वाला माल, अगर हमारे गोडाउन में आग लग जाती है और उसके कारण हमारा स्टॉक कुछ डैमेज हो जाता है, यानी कि अब हम उसे अपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस कंडीशन में हमें उसे कम प्रॉफिट लेकर भी सेल करना पड़ता है, यानी कि कम सेलिंग प्राइस पर एडजस्टमेंट करके हमें उसे सेल करना पड़ता है। इसे हम पुअर सेलिंग लाइन कहते हैं। जो दूसरी है उसे तो हम नॉर्मल सेलिंग लाइन कहेंगे, क्योंकि हम उसे नॉर्मल रेट्स पर सेल कर पा रहे हैं, लेकिन इसे हमें पुअर सेलिंग लाइन बोलते हैं। तो बच्चों, अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट, वो हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आती है। पुअर सेलिंग प्राइस पे हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस की नॉर्मल सिचुएशन से हटकर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? अब हमें एक सुधार करना पड़ेगा। हम अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना, उसमें हमें, अभी तक हम सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम बनाते थे, अब वहाँ हमें एक की जगह 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक हम बनाएंगे पुअर सेलिंग लाइन के लिए, ठीक है, दूसरा हम बनाएंगे नॉर्मल आइटम्स के लिए, और तीसरा उनका टोटल होगा। तो इस तरह से करके 3 कॉलम्स मेंशन किए जाएंगे। देन उन तीनों में से हम जीपी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, टोटल सेलिंग प्राइस पे या टोटल सेल्स पर हम जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, इस कैलकुलेशन के लिए ही हमें ये सारा काम करना होगा। दूसरा, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों? देखिए, जब मुझे पता है कि मेरे पास 100 रुपये की कोई भी स्टॉक है, सपोज़ कीजिए वो 100 रुपये पर यूनिट में सेल होता है ना। अब वो उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया है, जैसे कि वो काला पड़ गया है, उसकी चमक कम हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो वैसी कंडीशन में मैं उसको 100 रुपये में तो सेल नहीं कर पाऊँगी। कस्टमर फ्रेश चीज़ लेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हो सकता है मुझे उसको 50% ऑफ में 50 रुपये में सेल करना पड़े या 60 में ही सेल करना पड़े। तो इसका मतलब है मैं अपने उस स्टॉक का वैल्यूएशन कम पर करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी 100 रुपये की चीज़ नहीं रह गई है, ये 60% या 50% की रह गई है। तो ऐसी कंडीशन में मैं उसका जितने पर भी स्टॉक का वैल्यूएशन करूँगी उतने पर ही मैं उसे स्टॉक में इंक्लूड करूँगी, क्लोजिंग में, ओपनिंग में। लेकिन जब हम बनाएंगे उसे, तो हम क्या करेंगे? हम उसको अपने नॉर्मल वैल्यूएशन पर ही इंक्लूड करेंगे। अगर वो 100 रुपये का है तो उसे 100 पर ही लेंगे, ठीक है। मैंने उसे अपनी बुक्स में 60 रुपये पर इंक्लूड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 100 रुपये पर तो उसको इंक्लूड करेंगे स्टॉक में, और 40 रुपये का उसको लॉस दिखा देंगे। हम ये दिखाएंगे कि 100 रुपये का स्टॉक था जिस पर हमें 40 रुपये का लॉस हो गया है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो इस तरीके से हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। लक्ष्मीकांत लिमिटेड सफर्ड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन August 16, 2018। ठीक है, 16 अगस्त 2018 को फायर अकर होती है और उसका स्टॉक का लॉस हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉस्ट। अब आपको निकालना है कि उसे कितना क्लेम देना चाहिए। सबसे पहले आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि भाई ये स्टॉक इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। बच्चों ध्यान दीजिए, अगस्त 18 में आग लगी है, फायर अकर हुई है, लॉसेज हुए हैं मुझे, इसका मतलब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज़ 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 है, 18-19 जा रहा है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और जबकि उसने मुझे यहाँ पे जो स्टॉक दिया है ना वो 17-18 का दिया है, यानी कि प्रीवियस ईयर का है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा प्रीवियस ईयर का स्टॉक किस काम का है,
जीपी निकालेंगे, जीपी में काम आएगा, इसके लिए इसने दिया है तो हम ट्रेडिंग बना लेंगे, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस ऑफ 17-18, सेल्स 17-18, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, पूरा 17-18 का डिटेल दिया है, ठीक है। परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 15 अगस्त 2018, जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी है उस ईयर में, है ना, अप टू द डेट ऑफ फायर, उस डेट तक उसने हमें परचेजेस दे दिए, सेल्स दे दिए, ठीक है। एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज्ड इन 16-17 एट कॉस्ट ₹1,50,000, ठीक है, विच वॉज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन। उसने हमसे खुद कहा कम बिकने वाली मद है, कम बिकने वाला माल है, वो कितना है, हमने 16-17 में उसे 1,50,000 रुपये में ख़रीदा था, वॉज वैल्यूड एट 90,000 ऑन 31 मार्च 2017। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि केवल आग लगने की वजह से ही पुअर सेलिंग लाइन हो, ये हम ऐसा हो भी सकता है हमने किसी दूसरे से परचेज़ किया हो, है ना। तो वो कह रहा है कि 1.5 लाख का स्टॉक था 1,50,000 का, हमने उसका वैल्यूशन 90,000 पे किया। तो बच्चों से क्या समझ आता है आपको? सबसे पहली बात, मेरे स्टॉक में मैंने 1.5 लाख की चीज़ को 90,000 पे इंक्लूड किया हुआ है, इसका मतलब 60,000 से कम दिखाया है तो मैं उसे 60,000 बढ़ा दूंगी टोटल में। दूसरा, मैं इसका एडजस्टमेंट क्या करूँगी, मैं इसमें से जो भी 1,50,000 है उसको सेपरेट शो करूँगी, ठीक है। इसका आधा स्टॉक, अब आधा किसका लोगे आप, 150 का हाफ, यानी कि 75,000 रुपये। आधा स्टॉक 17-18 में 39,000 रुपये पर बेच दिया गया, ठीक है, यानी कि मैंने 75,000 के स्टॉक को केवल 39,000 पर सेल कर दिया, तो बाकी का जो 36,000 है वो कहाँ गया, लॉस हो गया मेरा P&L में। और शेष कितना बचा, फिर से 75,000 बचा। इसका 31 मार्च 2018 को 36,000 रुपये पर मूल्यांकन किया गया। अब 36,000 पर मूल्यांकन करने का क्या मतलब है, यानी कि 75,000 की चीज़ को मैं 36 पर दिखा रही हूँ, इसका मतलब 39,000 मैंने उसे कम पर शो किया, तो मैं बढ़ा दूंगी उसको। मूल स्टॉक का 1/4 भाग जून 18 में 21,000 पर बेच दिया गया। अब ये देखिए, नेक्स्ट हम 18-19 में आ गए कि जो हमारा बेसिक स्टॉक था, मूल स्टॉक, है ना, यानी कि 1.5 लाख, इस 1.5 लाख का 1/4 कितना होता है, 75 का आधा कितना होगा, 36,500। तो 36,500 को हमने कितने 21 में सेल कर दिया, 21,000 में बेच दिया। शेष स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत के 60% पर किया गया, और अब जो बचा है स्टॉक उसको हमने कितने पर वैल्यू किया, 60% पर। बचाया गया स्टॉक का मूल्य 1,80,000 रुपये था। पॉलिसी का मूल्य 4,50,000 था, वैल्यू ऑफ पॉलिसी दी है उसने हमें। सैल्वेज्ड स्टॉक दे दिया 1,80,000, और पॉलिसी में औसत वाक्य लागू होता है, एवरेज क्लॉजेस एप्लीकेबल, तो एवरेज क्लॉज लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ हमें फ़र्क क्या करना है, यहाँ पर हमें नॉर्मल स्टॉक को और पुअर सेलिंग लाइन को सेपरेट कर देना है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम ये किस तरीके से करेंगे। फाइन, देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है ना, अब मुझे क्या करना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। एक तो मेरा नॉर्मल आइटम्स के लिए, पुअर सेलिंग लाइन को मैं एबनॉर्मल लिख दूं बिकॉज ये एबनॉर्मल ही तो है, या पुअर सेलिंग लाइन भी आप लिख सकते हैं जो आपकी बुक में मेंशन्ड हो। और तीसरा टोटल, अच्छा ये सब इंडियन रुपी में है तो आपको यूनिट हमेशा मेंशन करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज हो भी सकता है कि आप यहाँ पे फिगर्स को थाउजेंड्स में ले रहे हो, लैक्स में ले रहे हो, डिपेंड्स। 3 साइड डेबिट के हो गए, अब 3 ही साइड क्रेडिट के ले लीजिए। देन वापस पर्टिकुलर्स, नॉर्मल आइटम्स, एबनॉर्मल एंड टोटल, ऑल आर इन रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 5,76,000। अच्छा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट पे ऊपर वो भी लिख लीजिए, फॉर ईयर एंडिंग, ये लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे, 17-18 है, 31 मार्च 2018 के लिए हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। ओपनिंग स्टॉक
कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको? अब आप देखिए, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 5,76,000 का। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको रफ में सॉल्व करके बता रही हूँ। 5,76,000, ठीक है बच्चों। अब 5,76,000 उसने हमसे कहा कि मेरा स्टॉक 1,50,000 का था, लेकिन मैंने उसका वैल्यूएशन कितने पर किया? कितने पर किया? सिर्फ 90,000 पे। इसका मतलब मैंने 60,000 से कम वैल्यू किया उसको, है ना। 150 का मेरा स्टॉक था, मैंने उसका वैल्यूएशन 90,000 पे किया। इसका मतलब मैंने 60,000 कम दिखाया, तो उसको वापस जोड़ दूँ तो ऐड कर दीजिए इसमें। तो एक्चुअल में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 6,36,000 का था। तो मेरा टोटल स्टॉक है 6,36,000 का, जिसमें से उसने खुद कहा है कि 150 एबनॉर्मल है, तो इसमें से 150 माइनस कर दीजिए। जो भी आपका बैलेंस आता है वो 4,86,000। समझ आया आपको? जितना मैंने कम वैल्यू किया था उतना मैंने टोटल में ऐड कर दिया, तो ये टोटल आ गया। इसमें से 1.5 लाख का एबनॉर्मल था, बाकी का नॉर्मल हो गया। इसका दूसरा तरीका कैसे कह सकती हूँ मैं इसे? देखिए बच्चों, मुझे पता है कि एबनॉर्मल 150 है, मैंने इसको एबनॉर्मल 150 लिख दिया, फाइन, ठीक है। उसने मुझे टोटल स्टॉक कितना बताया है? उसने कहा कि मेरा टोटल स्टॉक है 5,76,000 का, जिसमें से 90,000 का एबनॉर्मल है ना। तो मैं क्या करूँ, इसमें से 90,000 माइनस कर दूँ तो 4,86,000 नॉर्मल हो गया। तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 486 नॉर्मल हो गया, 150 आपका एबनॉर्मल है, और दोनों का टोटल 636 आ गया। समझ आई बात? आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसा समझ आता है वैसा आपको लिखना है। एग्जामिनर को इससे मतलब है कि आपने यहाँ जो फाइनल फिगर लिखा है ये सही है या गलत है। क्लियर? अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस देखिए, मेंशन्ड है परचेजेस। कितने परचेजेस हमें दिए गए हैं यहाँ पे? सीधे सीधे 24 लाख के हैं। अच्छा बच्चों, इसमें उसने हमसे कहा नहीं कि कुछ एबनॉर्मल है, तो हमने सारा का सारा नॉर्मल में ले लिया, है ना। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैं किस कॉलम में लिखूँ इसको। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की। अच्छा, फिर से देखिए, मेरी टोटल सेल्स है 30,39,000 की, ठीक है। इस 30,39,000 में देखिए एबनॉर्मल स्टॉक को भी सेल किया है क्या उसने? बिल्कुल किया है। उसने कहा कि हमारा 150 का हाफ यानी 75,000, इसे हमने 39,000 में सेल कर दिया। तो इसका मतलब देखिए 75,000 का स्टॉक है, उसे 39,000 में सेल किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 36,000 का आपको लॉस हो गया। तो सबसे पहले तो मैं टोटल सेल्स में से 39 हटा दूँ, तो मेरी नॉर्मल सेल्स आ गई 30 लैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज मैं जब जीपी का परसेंटेज निकालूंगी ना तो इस नॉर्मल सेल्स पर ही निकालूंगी। फाइन। दूसरा, मुझे लॉस हो रहा है, आपने पढ़ा है शुरू से कि जब लॉस होता है तो बाय P&L, प्रॉफिट होता है तो टू P&L, ठीक है। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मुझे लॉस हो गया है 36,000 का, तो ये 36,000। देखिए पूरा 75,000 एडजस्ट हो गया 1.5 लाख में से। चलिए ये काम भी हो गया। अब इसकी क्लोजिंग स्टॉक की हम बात करें तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्वेश्चन में हमें कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 4,77,000 का। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास टोटल स्टॉक है 4,77,000 का, लेकिन हमसे क्या बोला गया है? शेष का 31 मार्च को 36,000 पर मूल्यांकन किया गया। इसका मतलब है कि 477 में से 36,000 मेरा पुअर सेलिंग लाइन एबनॉर्मल है, तो इसमें से मैं 36 माइनस कर दूं, तो इसका मतलब 4,41,000 तो मेरा नॉर्मल हो गया। इसको मैंने नॉर्मल लिख दिया। ये मेरा जितना भी स्टॉक उसने शो किया उसमें उसने साफ साफ कहा है कि मैंने आधा यानी 75,000 का जो स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास, उसको मैंने 36 पर वैल्यू किया है। इसका मतलब इसके अंदर 36 इंक्लूडेड है, तो मैंने 36 हटा दिया। तो नॉर्मल कितना आ गया? 441, ठीक है। एबनॉर्मल कितना बचा? देखिए आप, 1.5 लाख था, 1.5 लाख में से 75 का एडजस्टमेंट हो गया, तो कितना बचा? 75। और अब टोटल कितना हो जाएगा? आप इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 5,16,000। क्लियर? आई होप आपको समझ आया।
तो इस तरीके से हमें इसको करेक्ट करना है। अब हमारा जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। देखिए कितना जीपी आ रहा है हमारा, यहाँ तो कुछ आना ही नहीं है, ये तो एडजस्ट हो गया है ना। इसका टोटल कर लीजिए, इसका कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए 30, यानी कि 34,41,000। इसमें से हम लेस कर दें 24, 28, 86। आपके पास कैलकुलेटर्स रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आया है 5,55,000 है ना। टोटल यही आ जाएगा 34, 41, यहाँ पर 1,50,000 और यहाँ पर इनका टोटल लगा दीजिए। आप टोटल नहीं भी लगाएंगे तो ऐसा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक बेनिफिट ये होता है कि कभी अगर हमारा अमाउंट मिस्टेक हो भी जाता है बाय चांस टोटल में, तो टीचर को समझ आ जाता है कि आपने सही किया है, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है। तो कई बार डाउट का बेनिफिट मिल भी जाता है, नॉट श्योर, ये डिपेंड करता है टीचर पर, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ आपको उसका डाउट का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से हम अपना जीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम रेट ऑफ जीपी निकाल लें। इज इक्वल टू जीपी है हमारा 5,55,000 अपॉन, अब जो यहाँ पे आप सेल्स लेंगे ना, वो कितनी लेंगे, ये नॉर्मल वाली, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दिया तो आपका सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 18.5%। ठीक है ना, ये मेरा जीपी आ गया। अब इसके बाद मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन अकाउंट था, क्योंकि इससे मुझे जीपी कैलकुलेट करना था और इसमें मुझे इन दोनों को सेपरेट करना था। ठीक है, जो भी मुझे टोटल वैल्यू दिया है उसमें से मेरा एबनॉर्मल जितना शामिल है, जितने पर वैल्यू किया है उसको हटा दूँ तो नॉर्मल आ जाता है, और एबनॉर्मल का एक्चुअल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों को लिखकर मैं टोटल निकाल सकती हूँ। या फिर जितना कम पर वैल्यू किया है उसको टोटल में ऐड कर दूँ तो फाइनल टोटल आ जाएगा। ये मुझे मेंशन है ही, इनका डिफरेंस आ जाएगा। आपको जैसे भी समझ आता है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक बनेगा बच्चों ये, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू जिस दिन फायर अकर हुई। किस दिन फायर अकर होती है हमारे, 16 अगस्त 2018, है ना। इसमें भी हमें ये सेपरेट बनाने पड़ेंगे कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है, जो आपके पिछले अकाउंट में क्लोजिंग था वही यहाँ पर ओपनिंग हो जाता है। तो 5,16,000 था ये, और ये 75,000 बचा था। 75 तो हमने सेल कर ही दिया था, 441, है ना। ये हमारा क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। अब उसके बाद जो भी परचेजेस हैं वो सब नॉर्मल हैं, तो 2 परचेजेस। कितनी परचेजेस दी हैं आपको क्वेश्चन में, 8,10,000, इसको डैश कर दीजिए। फिर आपको सेल्स कितनी दी है क्वेश्चन में, देखिए ज़रा, सेल्स दी है 9,21,000। अब यहाँ फिर ध्यान दीजिए, उसने मुझसे कहा कि जो आधा स्टॉक था, यानी कि 150 का आधा, 75%, 75,000। बच्चों ध्यान दीजिए, उस लैंग्वेज में वो ओरिजिनल वाले की बात कर रहा है ना, बचे हुए की नहीं कर रहा। तो उस 75,000 में से मैंने क्या किया, आधे स्टॉक को, 75 का आधा कितना हो गया, 37,500, ठीक है, उसको मैंने कितने में सेल कर दिया, 21,000 में, है ना। इसका मतलब मुझे कितने का लॉस हो गया, 16,500 का लॉस हो गया। ये तो अब नॉर्मल थी, बाकी की मेरी नॉर्मल सेल्स हो गई, और इस पर मुझे जो लॉस हुआ उसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, 16,500। तो आप ध्यान से देखिए, 37,500 का पूरा एडजस्टमेंट हो गया मेरा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर स्टॉक की बात करती हूँ तो इसे तो मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा एबनॉर्मल तो 75 में से 37,500 का एडजस्टमेंट हो गया, तो 37,500 बचा, है ना। अब इस स्टॉक को निकालने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर जीपी कैलकुलेट कर लूँ,
जीपी नॉर्मल पे आएगा। ध्यान दीजिए, नॉर्मल स्टॉक मेरा 9 लाख रुपीज़ है, 9 लाख का 18.5%, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ 18.5%। जितना आ रहा है उसे कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 9 लाख इंटू 18.5, 166,500। अब इनका जब हम टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल तो मैच कर गया, तीनों के टोटल में से 9 लाख रुपीज़ को माइनस कर दूं तो मेरा स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ ऑलरेडी है ही। तो कितना आ रहा है देख लीजिए, ये 8 और 1 9 लाख चला गया, 4 5,07,500। कितना आ रहा है, 5,17,500। इनका जो भी टोटल है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, 14,17,500, 14,17,500 और इनका टोटल यहाँ लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से मेरा क्या आ गया, स्टेप 1 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। आई होप आपको समझ आ गया, ये इजी था कंपैरेटिवली, है ना। ये तो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, वहाँ से परचेजेस दिए थे मेरे पास, सेल्स में उसने साफ का है 21,000, एबनॉर्मल का है मैंने माइनस कर दिया, और चूंकि ये 37,500 इसका आधा बेचा था तो बाकी का लॉस हो गया, तो ये यहाँ एडजस्ट हो गया। और जीपी जो मुझे निकालना है वो नॉर्मल सेल्स पर निकालना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो 9 लाख का 18.5% आ गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करें, अब लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 5,17,500। बच्चों इसमें एक बात और है, क्या है इसमें एक बात और, उसने हमसे ये बात साफ साफ कही है कि देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में उसने हमसे कहा कि शेष स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत के 60% पर किया गया है ना। रिमेनिंग स्टॉक वाज कंसिडर्ड टू बी वर्थ 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ये 37,500। इस 37,500 को 60% पे कंसिडर किया है उसने यहाँ पर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 517,500 प्लस 60% ऑफ 37,500, इसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, अब देखिए जितना भी आ रहा है 517,500 प्लस 60% ऑफ 37,500, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 5,40,000, ये मेरा आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, है ना। और इसमें से अब मैं क्या लेस कर दूँ, सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज कितना है मेरा, 1,80,000, 180 इसमें से सेल्वेज माइनस कर दिया, और अब जो आएगा वो मेरा हो जाएगा 3,60,000। ये आ गया मेरा लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमने ये किया है। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जितना भी मेरा ये था प्लस इसका मैंने जितने पर वैल्यूशन किया, ये मेरा 540 आ गया, फिर इसमें मैंने सेल्वेज माइनस किया तो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक आ गया 3,60,000। अब देखिए मुझे पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, 5,40,000 की, इतना मेरा लॉस हुआ। मैंने पॉलिसी कितने की ली है, आई थिंक 450 की ली है, यस पॉलिसी मैंने केवल 450 की ली है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में नहीं भी कहा जाता ना तो भी हमें समझ आता है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देते हैं इस पर। देखिए इसे भी मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, बस ये टोटल वाला कॉलम से हमारा काम हो जाएगा। स्टेप 3 है ना, स्टेप 3 में हमें निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, इंश्योर्ड अमाउंट या अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंटू 2/1, ठीक है। मेरी पॉलिसी का अमाउंट आप हमेशा यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंटू 2/1 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4,50,000 इंटू 2 कितना है मेरा 3,60,000 अपॉन 1। अब मैं 1 ये नहीं लूँगी क्योंकि इन दोनों का टोटल है ये, तो ये 5,40,000 है, ठीक है। एक्चुअल में आगे लगी उसने मेरा नॉर्मल स्टॉक इतना था और जो एबनॉर्मल है उसको 60% पे वैल्यू किया,
तो ये एक्चुअल में कितना हो गया 5,40,000। तो मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम देख लीजिए कितना आएगा, से नहीं जा रहा, 3 लाख रुपीज़। तो मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम आया है 3 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जब भी क्वेश्चन में आपको पुअर सेलिंग लाइन है ना, कम बिकने वाला माल दिया जाता है तो आपको उसको अलग कर लेना है और जीपी की रेट हमेशा केवल नॉर्मल स्टॉक पर कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल सेलिंग लाइन पर। तो उसके लिए हमने पिछले क्वेश्चन में यही किया, पिछले अकाउंट में नॉर्मल जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। देन उसके बाद हम अपना वही करते हैं, अपना नॉर्मल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ भी हम दोनों को सेपरेट रखेंगे। फिर जब आप ये करते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, तो आप ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं केवल मैंने नॉर्मल स्टॉक को ले लिया और वही मेरा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हो गया। भाई ये भी तो बिकेगा, इस पर भी तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? मैंने मान लिया कि इसका मुझे 60% मिल सकता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी और आपका आपस में तालमेल है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मैंने 60% इसमें जोड़ा, तो इन दोनों का टोटल ये मेरा होगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसका आप ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद इसमें से मैंने सैलवेज माइनस किया तो लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। अब चूंकि मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए थी 540 की, है ना, लेकिन मैंने ली कितनी है, केवल 450 की, तो इसका मतलब मैंने कम की ली तो मुझे प्रोपोर्शनेट ही क्लेम मिलेगा। तो देन इसके लिए फिर हमने क्या किया, एवरेज क्लॉज लगाया। क्वेश्चन में भी दिया है, नहीं भी दिया हो तो आपको समझ आना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ क्लेम हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंटू 2/1। तो मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम आया 3 लाख। 4.5 लाख की मैंने पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम दिया, लेकिन मुझे वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 लाख। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये हमारा स्टॉक इंश्योरेंस कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक के सारे एग्जाम्पल्स और सारे अनसॉल्व्ड कीजिए। सेकंड हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, आप इसे कंप्लीट कीजिए। इस पर बेस्ड जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं अब। ठीक है बच्चों, थैंक यू।